दोस्तों, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर आपने किसी औरत को अकेले बैठे देखा है। शायद उसके पास कोई नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में हजारों कहानियां छिपी होती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है, जो टूटी जरूर थी, लेकिन बिखरी नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि हर औरत के अंदर एक योद्धा छिपा होता है, तो लाइक बटन दबाइए, दिल से कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। सुबह के 5 बजे थे। लखनऊ का कैंट रेलवे स्टेशन हल्की धुंध और अनजाने चेहरों की भीड़ में धीरे धीरे जाग रहा था। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 की एक बेंच पर एक नौजवान युवती कव्या अपने 2 साल के बेटे आरव को गोद में लिए चुपचाप बैठी थी। न किसी को आवाज दे रही थी, न किसी से मदद मांग रही थी। बस आंखों में नमी, चेहरा उतरा हुआ और मन ऐसा जैसे भीतर ही भीतर कोई तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरती ट्रेन के इंजन की आवाज से वो हल्का सा चौंक जाती, मानो मन के भीतर उठती उम्मीद को फिर से जमीन पर पटक देती हो। उसका छोटा सा बेटा आरव कभी पापड़ वाले की तरफ देखता, कभी बिस्कुट वाले की ओर हाथ बढ़ाता। कव्या उसका हाथ थाम कर बस प्यार से कहती, नहीं बेटा, ये नहीं लेना। उसकी आवाज में ममता थी, लेकिन आंखों में वह बेबसी जो एक मां भूखे बच्चे को देखकर भी कुछ न कर पाने पर महसूस करती है। उसी बेंच से कुछ दूरी पर बैठा था 25 साल का विवेक, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल्ली में नौकरी करता था और त्योहार मनाकर वापस लौट रहा था। उसने सुबह से ही कव्या को देखा था, वहीं पीली सी शॉल ओढ़े, बच्चे को सीने से लगाए बैठी युवती जो हर बार ट्रेन रुकते ही खड़ी होती और फिर भीड़ देखकर वहीं लौट आती। विवेक की आंखों में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है यह युवती जो इतनी तकलीफ में भी अकेली है और इतनी बहादुर भी। जब आरव ने तीसरी बार पापड़ की ओर इशारा किया तो विवेक से रहा नहीं गया। वह उठा, पापड़ वाले से एक पैकेट लिया और कव्या के सामने लाकर बोला, लो नन्हे दोस्त, थोड़ा सा खा लो। कव्या ने चौंक कर देखा। आंखों में सवाल था, गुस्सा नहीं, पर हां, आत्मसम्मान जरूर छलक आया था। आपने यह क्यों लिया? ये बस यूं ही हाथ बढ़ा देता है, इसका पेट भरा है। उसने शांत लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कव्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपने बेटे को देखने लगी, जो पापड़ खाते हुए पहली बार उस दिन मुस्कुरा रहा था। और उसी पल विवेक ने जान लिया, ये सिर्फ भूख नहीं, ये उस मासूमियत की मुस्कान है जो शायद बहुत दिनों बाद आई है। थोड़ी देर बाद विवेक ने पास आकर धीरे से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? सुबह से आपको यही बैठा देख रहा हूं, कोई परेशानी है क्या? कव्या पहले थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास जनरल टिकट है, लेकिन हर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि बच्चे के साथ चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं बस सोच रही थी कि कोई ट्रेन कम भीड़ वाली मिल जाए। अरे, तो फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, मेरे पास एसी कोच का टिकट है और मेरे केबिन में जगह भी है। चलिए मेरे साथ, मैं टीडीटी से बात कर लूंगा, विवेक ने ईमानदारी से कहा। कव्या कुछ पल चुप रही, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई भरोसे की डोर थमा रहा हो। फिर बोली, पर मेरे पास तो सिर्फ जनरल का टिकट है, अगर टीटी ने कुछ कहा तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। आपके पास हिम्मत है और वह बहुत बड़ी चीज है, टिकट मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ चलिए। वो झिझकी, लेकिन फिर सिर हिला दिया। शायद अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन आई। विवेक ने कव्या का छोटा सा बैग उठाया और उसे अपने साथ ऐसी कोच तक ले गया। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कव्या का बोझ सिर्फ बैग का नहीं बल्कि दिल का भी हल्का कर दिया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके से कव्या सहम गई। इतना ठंडा क्यों है यहां? उसने अनायास पूछा। क्योंकि आप पहली बार यहां आई हैं, विवेक ने मुस्कुराकर कहा और उसे सीट पर बैठने को कहा। कव्या अब भी डरी हुई थी। जैसे ही टीटी आया, विवेक ने उसे इशारे से बुलाया और कुछ दूर ले जाकर बात की। कव्या बस दूर से देखती रही, उसकी आंखों में डर था, लेकिन थोड़ी देर बाद टीटी मुस्कुराकर चला गया। सब ठीक है, अब बस चैन से बैठिए, विवेक ने लौटकर कहा और पहली बार कव्या की आंखों में राहत की चमक आई। वो बोली, आपने इतना सब किया क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं
और इंसानियत आज भी जिंदा है। उसकी यह बात कव्या के दिल को छू गई। यात्रा शुरू हुई और ट्रेन की खिड़की से बाहर के अंधेरे को एकटक देखती हुई कव्या अब भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाई थी। दिल के अंदर एक डर अब भी पल रहा था। शायद इसलिए नहीं कि कोई नुकसान हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि वह इतने समय से खुद को अकेला समझती रही थी और अब अचानक कोई अजनब भी उसके लिए इतना कर रहा था, उसकी परवाह कर रहा था। यह भरोसा करना आसान नहीं था। कुछ देर चुप्पी के बाद विवेक ने धीरे से कहा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। कव्या ने उसकी ओर देखा, कुछ कहे बिना सिर हिलाया। आप इतनी सुबह सुबह इस छोटे बच्चे के साथ अकेले दिल्ली क्यों जा रही हैं? कुछ परेशानी है क्या? कव्या की आंखों में कुछ पल को नमी तैर गई, लेकिन शायद अब उसका मन बोलना चाहता था, किसी को अपना दर्द बांटना चाहता था। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। मेरी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। मेरे पति का नाम मनोज था। नौकरी करते थे एक प्राइवेट कंपनी में। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनकी शराब की आदतें सामने आने लगीं। पैसों की तंगी, गालियां और कई बार तो हाथ भी उठा देते थे। कुछ पल के लिए कव्या रुकी, जैसे शब्दों से नहीं, आंखों से बता रही हो कि कितना कुछ सहा है उसने। फिर आगे बोली, जब मेरा बेटा हुआ तो वह कुछ हफ्तों के लिए सुधर से गए, लेकिन एक दिन अचानक बाइक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मायके वालों ने भी कह दिया कि अब तेरा रिश्ता ससुराल से है, और ससुराल वालों ने साफ कह दिया, हमारे बेटे के साथ जो रिश्ता था वही सब कुछ था। अब तू हमारे लिए कोई नहीं। विवेक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, बिना टोके, बिना कोई सवाल पूछे। फिर कव्या ने आगे बताया, अब न छत थी, न सहारा, न कोई सुनने वाला। एक दिन गांव की एक जानने वाली दीदी ने बताया कि मनोज की कंपनी में उसका पीएफ और कुछ फंड जमा हो सकता है। बस वही उम्मीद लेकर मैं दिल्ली जा रही हूं। यही एक आखिरी कोशिश है। कव्या की आवाज अब थरथराने लगी थी। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह बच्चा मेरा सब कुछ है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन अब हिम्मत जवाब दे रही है। विवेक ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हिम्मत अभी बाकी है और अब आप अकेली नहीं हैं। इस एक वाक्य ने कव्या को कुछ पल के लिए सुकून दिया। रात अब पूरी तरह गहरा चुकी थी। बाहर खिड़की के उस पार बस कालेपन में स्टेशन की लाइटें भागती नजर आ रही थीं और केबिन के अंदर 2 अनजाने लोग एक अनकहे भरोसे में बंधते जा रहे थे। विवेक ने अपने बैग से खाना निकाला। दाल, चावल और आलू की सब्जी। थोड़ा सा खा लीजिए, भूखे पेट हिम्मत भी थक जाती है। कव्या ने पहले मना किया, फिर अपने बेटे की तरफ देखा जो अब थक कर उसकी गोद में चुपचाप सो गया था, और फिर धीरे से बोली, ठीक है, जरा सी रोटी दे दीजिए। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। कोई बड़ा कीमती खाना नहीं था, लेकिन उस साधारण खाने में एक अजनबी अपनापन था, जैसे उस एक थाली ने उनके बीच एक दीवार को गिरा दिया हो। रात के आखिरी पहर में दोनों बात करते करते सो गए, और जब सुबह 6 बजे नई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आया तो विवेक ने चुपचाप आरव को गोद में उठाया और बोला, आइए चलिए, अब अगला सफर जिंदगी का है। स्टेशन की भीड़ अब बढ़ने लगी थी, लेकिन कव्या के मन में फिर वही सवाल था, अब कहां जाऊं? इतनी सुबह इस बच्चे के साथ कहां ठहरूं? विवेक ने कहा, मेरे फ्लैट में आप आराम कर सकती हैं। मैं सामने के कमरे में रहूंगा और सुबह 8 बजे हम कंपनी भी चलेंगे। कव्या चुप थी। वह जानती थी कि हालात मजबूरी बन चुके हैं और अब किसी पर भरोसा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वो सिर झुकाकर बस इतना बोली, ठीक है, और फिर वह दोनों स्टेशन से बाहर निकल गए। एक नई सुबह की ओर, एक नई उम्मीद के साथ दिल्ली की सड़कें उस सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थीं। चारों ओर हल्की धूप फैलने लगी थी, लेकिन कव्या के मन में अभी भी बादल छाए थे। वह टैक्सी की खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था, जैसे उसका दिल बार बार पीछे मुड़कर अपने गांव की सुनी चौखट को देख रहा हो और आगे बढ़ने से डर रहा हो। विवेक ने उसके चेहरे की बेचैनी को महसूस कर लिया था, और जब वे फ्लैट पहुंचे तो विवेक ने दरवाजा खोला और कहा, आप इस कमरे में रहिए, और हां, चिंता मत कीजिए, मैं बाहर वाले रूम में हूं, कोई असुविधा नहीं होगी। कव्या ने कमरे को देखा। साधारण सा 2 बेडरूम वाला फ्लैट थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर था,
लेकिन साफ और सुरक्षित था। और इस शहर की अनजान भीड़ में अगर कुछ सबसे कीमती था तो वह था सुरक्षित महसूस करना। उसने अपने बेटे को बिस्तर पर लेटाया, खुद भी एक कोने में बैठी रही और फिर जाने कब थकान की गोद में सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तब धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी और आरव अब भी गहरी नींद में था। कव्या उठी और जैसे उसकी मां की दी हुई आदतें जाग गईं। उसने सबसे पहले अपने आसपास फैले सामान को समेटना शुरू कर दिया। किचन में बर्तन रखे कमरे को थोड़ा ठीक किया और जैसे जैसे फ्लैट व्यवस्थित होता गया, कव्या का मन भी थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित होता गया। विवेक जब ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला तो उसे देखकर थोड़ा चौंका। आपको आराम करना चाहिए था, सफाई की क्या जरूरत थी? कव्या ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक औरत हूं और जहां रहती हूं वहां गंदगी नहीं देख सकती, आदत है। विवेक कुछ कह नहीं सका। उसकी मुस्कान में जो आत्मसम्मान था उसने हर शब्द को पीछे छोड़ दिया। उसने जाते जाते कव्या को कहा, आप आराम से रहिए, दोपहर तक लौटूंगा और फिर हम दोनों कंपनी चलेंगे। दोपहर में जब विवेक लौटा तो कव्या तैयार थी। उसने अपने बेटे को अच्छे से तैयार किया था और खुद भी सादे सलवार कुर्ते में, माथे पर हल्की बिंदी लगाए, जैसे फिर से दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाई हो। वो दोनों ऑफिस पहुंचे। एक बड़ी कंपनी की इमारत के सामने खड़ी कव्या थोड़ी सहम गई, लेकिन विवेक ने उसका हाथ नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास को थाम रखा था। अंदर रिसेप्शन पर जाकर विवेक ने मैनेजर मिस्टर मेहरा से मुलाकात करवाई। सर, ये मनोज कुमार की पत्नी है, इनके पति का पीएफ क्लेम करना है। मैनेजर ने कव्या को ऊपर से नीचे देखा। उस नजर में सहानुभूति कम और शक ज्यादा था। देखिए मैडम, आपके पति का अकाउंट हमारे पास है, लेकिन उनके नॉमिनी आपके ससुर हैं, इसलिए क्लेम वही कर सकते हैं। कव्या के चेहरे की रंगत उड़ गई। मगर वह तो गांव में है और उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वह नॉमिनी है। मैनेजर ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, आप नंबर दीजिए, हम कल तक पुष्टि कर देंगे। कव्या ने नंबर दिया, लेकिन जैसे वह बाहर निकली उसके चेहरे पर एक बेचैनी उतर आई। विवेक ने पूछा, सब ठीक है? कव्या ने धीरे से कहा, नहीं, मैनेजर की नजरों में कुछ अजीब था, जैसे वो कोई और बात सोच रहा हो। विवेक समझ गया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जो भी होगा मिलकर देखेंगे। वो वापस फ्लैट लौट आए, लेकिन उस रात कव्या सुन नहीं सकी। और सुबह जब फोन बजा तो मिस्टर मेहरा की आवाज आई, आपका फंड आपके ससुर ने निकाल लिया है। वह अगले ही दिन आकर सारा क्लेम ले गए और उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं देना। ये सुनते ही कव्या का पूरा शरीर कांप उठा। क्या? उसकी आंखों से आंसुओं की धार बिखर पड़ी। मेरे बेटे का भी हक नहीं समझा उन्होंने। मैं किसके लिए लड़ रही थी और अब क्या बचा है मेरे पास? वो फूट फूट कर रोने लगी। विवेक ने उसका कंधा थामा। आप अकेली नहीं हैं कव्या, मैं हूं आपके साथ। आप यहां रहिए, मैं आपके लिए कोई काम तलाश करूंगा। कव्या कुछ नहीं बोली, बस अपने बेटे को सीने से चिपकाए रोती रही, जैसे उस मासूम की सांस से ही अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। दिन बीतते गए। कव्या अब विवेक के फ्लैट में रह रही थी, अपने बेटे आरव के साथ एक अलग कमरे में, बिल्कुल एक सीमित दायरे में। बिना किसी उम्मीद के, लेकिन बिना किसी शिकायत के भी वो घर संभालती, साफ सफाई करती, समय पर खाना बनाती और बदले में विवेक उसे कुछ नहीं कहता। न कोई एहसान जताता, न कोई सवाल पूछता। विवेक का मन भीतर से बदलने लगा था। उसके लिए अब कव्या सिर्फ वो युवती नहीं रही थी जो स्टेशन पर बैठी थी, बल्कि अब वो एक मजबूत मां, एक ईमानदार इंसान और एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी हालत को झुकने नहीं दिया। आरव भी अब विवेक से घुल मिल गया था, उसकी गोद में खेलने लगा था, उसके आने पर दौड़कर दरवाजा खोलता था। एक शाम जब विवेक ऑफिस से लौटा तो देखा कि कव्या खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में कप चाय और आंखें कहीं बहुत दूर अतीत में डूबी हुई। विवेक ने पास आकर पूछा, क्या सोच रही हैं? कव्या मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ टूटा हुआ था। बस यूं ही जब मां जिंदा थी तो वह अक्सर कहा करती थी, बेटा, हर अंधेरा सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा काला होता है। शायद अब वह काली रात खत्म होने वाली है। विवेक चुप था, लेकिन उसका दिल जैसे कह रहा था, मैं उस सुबह का हिस्सा बनना चाहता हूं।
वह कव्या को देखता रहा और पहली बार अपने दिल में छुपे उस भाव को महसूस किया जो अब तक सिर्फ इंसानियत और सहानुभूति का नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। कुछ दिनों बाद जब विवेक ऑफिस से देर रात लौटा तो कव्या ने पहली बार उसके लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, खाना रख दिया है, ठंडा हो गया होगा, लेकिन दिल से बनाया है। विवेक मुस्कुराया। दिल से बनी चीजें कभी ठंडी नहीं होती। वो रात दोनों के बीच बहुत कुछ कह गई, बिना बोले, बिना छुए, बस आंखों से। लेकिन अगली सुबह कव्या ने कुछ ऐसा कहा जिसने विवेक के दिल में हलचल मचा दी। मैं गांव लौटना चाहती हूं विवेक। यहां लोगों की जुबान लंबी है और अब मेरे चरित्र पर भी सवाल उठने लगे हैं, पड़ोसी बातें बनाने लगे हैं। विवेक को जैसे एक झटका लगा हो। अगर लोग बातें बना ही रहे हैं तो क्यों ना उन्हें एक सच्चा जवाब दे दिया जाए। कव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? विवेक ने अपनी सांस रोकी और फिर आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। कव्या ना किसी एहसान के लिए, न समाज को चुप कराने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे और आपके बेटे से दिल से जुड़ चुका हूं। कव्या के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बजा। वो एक पल के लिए निशब्द रह गई। क्या तुम जानते हो कि यह कितना मुश्किल फैसला है? मैं एक विधवा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है और बीती हुई जिंदगी के जख्म। विवेक ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा आज और तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम्हारा बेटा, वह तो जैसे मेरा अपना हो गया है। कव्या की आंखें भर आईं। उसने कांपते होठों से पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने माँ पापा से पहले ही बात कर ली है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं, बस तुम हाँ कह दो। उस रात बहुत सालों बाद कव्या ने फिर से महसूस किया कि उसका भी कोई हो सकता है, कि टूटी हुई औरतें फिर से मुस्कुरा सकती हैं और कि प्यार कभी कभी बिना मांगे भी मिल सकता है अगर नीयत सच्ची हो। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हें मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का यकीन है तो मेरी तरफ से हाँ है। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। विवेक ने कव्या से सादगी से शादी की। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस घर के मंदिर के सामने माँ पापा की आशीर्वाद भरी मौजूदगी में एक छोटी सी माला और 2 दिलों का वादा। उस दिन आरव भी खूब हंसा था क्योंकि उसे अब मम्मी के साथ साथ पापा भी मिल गए थे और विवेक वो बस उसकी उंगली थामे हुए खुद को सबसे धन्य समझ रहा था। शादी के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वो फ्लैट जिसमें कभी एक महिला चुपचाप शॉल ओढ़े बैठी रहती थी, अब वहां बच्चों की हंसी, रसोई से आती चाय की खुशबू और 2 लोगों की सांझी मुस्कान गूंजती थी। कव्या ने अपने आत्मसम्मान को दोबारा जीना शुरू किया। उसने घर से ही एक छोटा सा कढ़ाई बुनाई का काम शुरू किया जिसे विवेक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने में मदद की और धीरे धीरे कव्या खुद कमाने लगी। वो औरत जो कभी स्टेशन की बेंच पर बैठी सोच रही थी कि अगली ट्रेन में चढ़े या नहीं, आज हर सुबह अपने बेटे को गोदी में लेकर कहती, हम औरतें ट्रेन की तरह होती हैं बेटा, चाहे जितनी देर से आएं अपनी मंजिल जरूर तय करती हैं। समय गुजरता गया। आरव बड़ा हुआ। विवेक और कव्या की एक बेटी भी हुई, नन्ही गुड़िया, और अब उस फ्लैट में 4 सांसें थीं, 4 दिल थे और एक पूरा परिवार। एक दिन विवेक ऑफिस से लौटा तो देखा कव्या खिड़की के पास बैठी थी, वहीं जहां वो पहले दिन बैठी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाय नहीं बल्कि एक किताब थी और चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक संतोष था। विवेक ने पूछा, आज फिर कुछ सोच रही हो? कव्या मुस्कुराकर बोली, हाँ, कभी कभी सोचती हूं, अगर उस दिन तुम नहीं मिलते तो मैं कहां होती। विवेक ने बिना देर किए कहा, तो शायद मैं भी अधूरा रह जाता, क्योंकि मैं भी उस दिन सिर्फ छुट्टी से नहीं लौट रहा था, मैं तुम्हें खोजने निकला था। ये मुझे बाद में समझ आया। कव्या की आंखों से एक नन्हा सा आंसू टपक पड़ा, लेकिन इस बार वह आंसू किसी दर्द का नहीं था। वो आंसू एक कहानी पूरी होने की गवाही था। अब कव्या स्टेशन पर बैठी औरत नहीं थी, अब वो एक पत्नी थी, एक मां थी, एक उद्यमी थी, और सबसे बड़ी बात, वो अब खुद के लिए जी रही थी। कभी जिस जिंदगी में बस दिल टूटने की खामोशी थी, अब वहां प्यार से भरी हंसी थी। और शायद यही तो असली जीत है, क्योंकि जिस दिन एक औरत अपने डर को हराकर अपने बच्चे के लिए नहीं खुद के लिए जीना शुरू करती है,
उस दिन वो सिर्फ जिंदा नहीं होती, वो मुकम्मल होती है। दोस्तों, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। असल दौलत वो होती है जो प्यार, सम्मान और रिश्तों में मिलती है। परी और अर्जुन की तरह अगर आपने भी कभी किसी की इज्जत और सच्चाई को दौलत से ऊपर रखा है तो इस कहानी को दिल से लाइक कीजिए। अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी कुछ सिखा जाती है, बस दिल से सुननी चाहिए।